हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 84 है वो होने वाला है कॉल इन एडवांस के ऊपर। आज की क्लास में बेटा हम देखेंगे कि हमारे कंपनी के कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी होते हैं जो आने वाली फ्यूचर कॉल्स का पैसा कंपनी को पहले ही एडवांस में दे देते हैं, तो टेक्निकली हम उनको कॉल इन एडवांस बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने अपना कॉल इन एडवांस का बोलते हैं ना कि ट्रीटमेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्री उसके पास कर सकते हैं, कैसे हम बैलेंस शीट में कॉल इन एडवांस के कंसेप्ट को शो कर सकते हैं। तो वो हमने बेटा आज के लेक्चर में बहुत अच्छे से देखना है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन बेटा, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो कॉल इन एडवांस के ऊपर है और डिस्कशन में सबसे पहले पॉइंट यही उठता है कि कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है। तो देखो बेटा, कॉल इन एडवांस का मतलब बहुत ही सिंपल है। जब कोई कंपनी का शेयर होल्डर आने वाली फ्यूचर कॉल्स का पैसा कंपनी को पहले ही एडवांस में पे कर देता है तो हम उसको कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। देखो, जो कॉल कंपनी ने अभी तक ड्यू नहीं करी, आपको पता है बेटा, इंस्टॉलमेंट में हमारे पास कॉल्स होती हैं जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, है ना। तो मान लो कंपनी ने लेट बी सपोज एप्लीकेशन का ही पैसा मांगा, पर हमारा जो शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट का भी पैसा और फर्स्ट कॉल का भी पैसा लेट बी सपोज एप्लीकेशन में ही दे दिया। मतलब जो अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी ने मांगा ही नहीं अभी तक, कंपनी ने तो अभी सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा मांगा। तो अगर शेयर होल्डर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा एप्लीकेशन में ही दे रहा है तो कंपनी बोलती है कि हमारे शेयर होल्डर ने फ्यूचर कॉल्स का पैसा एडवांस में दे दिया, तो वी विल कॉल्ड एज कॉल इन एडवांस, है ना। और क्योंकि कंपनी ने अभी तक वो फ्यूचर कॉल्स मांगी नहीं थी पर शेयर होल्डर ने वो पैसा पहले ही कंपनी को दे दिया, तो वो जितना भी पैसा कॉल्स का एडवांस में शेयर होल्डर दे देता है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। तो कॉल इन एडवांस में एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर शेयर होल्डर पे करता है इंस्टॉलमेंट ऑफ द शेयर प्राइस को बिफोर इट इज ऑफिशियली कॉल्ड और ड्यू बाय द कंपनी। यानी कंपनी ने अभी तक ऑफिशियली उसको कॉल्ड यानी ड्यू नहीं किया, बट शेयर होल्डर ने वो पैसा पहले ही कंपनी को भेज दिया, तो दैट इज नोन एज कॉल इन एडवांस। इस बात को समझाने के लिए बेटा एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ रखा है कि कंपनी ने ना बेटा शेयर इशू करा है। मान लो नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए, मान लो XYZ नंबर्स के साथ कंपनी ने अपने शेयर इशू करे, ठीक है। और इन शेयर की फेस वैल्यू है मान लो 10 रुपए, यानी शेयर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 10 रुपए का है, ठीक है, फेस वैल्यू। पेबल एज, और कंपनी कह रही है हम कुछ इस तरीके से फेस वैल्यू को मांगेंगे। एप्लीकेशन में 4 रुपए मांगेंगे, अलॉटमेंट में 3 रुपए एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3 रुपए मांगेंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर मान लो कि जो शेयर होल्डर है, इफ अ शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल इन एडवांस ऑन एप्लीकेशन। मान लो कि कोई शेयर होल्डर है, उसने अगर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा कहाँ दे दिया, एप्लीकेशन में, समझ रहे हो, अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी एप्लीकेशन में। तो अलॉटमेंट अभी मांगी नहीं है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी मांगी नहीं, अभी तो कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा मांगा है, अभी एप्लीकेशन का ही कॉल किया है, इसी का पैसा मांगा है। पर अगर हमारा शेयर होल्डर अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एप्लीकेशन में ही दे दे तो वी विल कॉल एज कॉल इन एडवांस। तो क्या बोला जाता है उसे, कॉल इन एडवांस। अब देखो, इसी चीज की ना हमें जर्नल एंट्री सीखनी है, इसी का हमें बैलेंस शीट भी बनाना सीखना है कि कैसे हम जर्नल एंट्री यहाँ पर कॉल इन एडवांस के केस में पास कर सकते हैं, कैसे कॉल इन एडवांस को हम बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पर देखना है। तो इसके लिए बेटा ना मैंने आज की क्लास में आपके लिए 2 क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से कॉल इन एडवांस के बारे में समझा देंगे, ठीक है। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने इशूड करे हैं 13,000 शेयर, 13,000 शेयर इशू करे हैं 10 रुपए ईच के साथ। तो 10 रुपए समझ गए, फेस वैल्यू ये हर शेयर की ओरिजिनल प्राइस। बट हमारी कंपनी कह रही है एबीसी लिमिटेड कि मैं अपने शेयर इशू तो करूंगी बट 20% प्रीमियम यानी 20% एक्स्ट्रा वैल्यू पे इशू करूंगी। तो ये जो 20% का प्रीमियम है बेटा, ये किस पे लगेगा, फेस वैल्यू पे लगेगा। अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है तो 10 रुपए का अगर हम 20% निकालते हैं तो ये कितना निकल कर आएगा बेटा, ये निकल कर आएगा आपका 2 रुपए, है ना।
तो 2 रुपए का प्रीमियम, यानी 2 रुपए कंपनी एक्स्ट्रा मांग रही है। तो इसका मतलब है कि ये शेयर 12 रुपए पे दिया जाएगा। मतलब कंपनी शेयर तो 10 ही रुपए का देगी जनता को, पर जो पैसे रिसीव करेगी, जो मनी रिसीव्ड करेगी, वो 12 रुपए करेगी। तो ऐसे में कंपनी का ना 2 रुपए का फायदा हो जाएगा, क्योंकि कंपनी 10 रुपए का शेयर दे रही है और 12 रुपए मांग रही है। तो 2 रुपए जो एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है शेयर प्राइस से ऊपर, उसको कंपनी अपना बेनिफिट यानी सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाएगी। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम कॉल मनी करेंगे कुछ इस तरीके से, एज फॉलो, कि एप्लीकेशन में 3 रुपए मांगेंगे, अलॉटमेंट में 5 रुपए, बट इसमें इंक्लूडिंग है प्रीमियम। तो देखो, अगर इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है और लिखा नहीं कितना, तो हम यही मानेंगे कि जो हमारा प्रीमियम था 20% यानी 2 रुपए, मैंने अभी निकाल के भी दिखाया था, तो वो 2 रुपए का प्रीमियम इस 5 रुपए के अंदर है। इट मीन्स कि इस 5 रुपए में 3 रुपए शेयर का है और 2 रुपए प्रीमियम का है। समझ में आया? 3 रुपए शेयर का प्राइस है, शेयर का फेस वैल्यू, ठीक है, और 2 रुपए किसका है? प्रीमियम का। यानी कंपनी जो अपनी रेपुटेशन परफॉर्मेंस का पैसा जो एक्स्ट्रा मांग रही है वो इसी के अंदर है। तो हम 5 रुपए को ना क्लासीफाई कर देंगे 3+2 में। याद रखना, 3 रुपए शेयर के, 2 रुपए प्रीमियम के। और फर्स्ट कॉल में बैलेंस है। तो मुझे आप एक बार बताओ, एप्लीकेशन का जो शेयर प्राइस है वो है 3 रुपए, अलॉटमेंट का जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस, वो है 3 रुपए, क्योंकि 2 रुपए इसमें प्रीमियम का है। तो 2 मिनट प्रीमियम को साइड रख दो, क्योंकि वो रेपुटेशन का पैसा है। तो 3 रुपए का शेयर का प्राइस आप एप्लीकेशन में मांग चुके हो, 3 रुपए शेयर का प्राइस आप अलॉटमेंट में मांग चुके हो। 3 और 3 कितने होते हैं बेटा? 6 रुपए होते हैं। तो मुझे बताइए फर्स्ट कॉल में कितना हुआ? अगर शेयर प्राइस 10 रुपए है और 6 रुपए शेयर के आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट में मांग चुके हो, तो फर्स्ट कॉल में बैलेंस कितना बचता है? 4 रुपए। तो फर्स्ट कॉल कितने की हुई मेरे बच्चे? 4 रुपए की हुई। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं, तो ध्यान रखना इसको। ठीक है, ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिला। बट देयर इज वन शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर थी बेटा, कौन? रीना, जिनके पास कंपनी के 100 शेयर्स थे, विच पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी इन एप्लीकेशन। तो रीना ने क्या करा बेटा? अलॉटमेंट का पैसा भी एप्लीकेशन में दे दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा भी एप्लीकेशन में दे दिया। तो यहाँ पर रीना ने ना कॉल इन एडवांस कर दिया। अब देखो, जो हमारा प्रायर लेक्चर था, लेक्चर नंबर 83, ये हमारा लेक्चर नंबर 84 है बेटा। यहाँ पर मेरे बच्चे हम कॉल इन एडवांस के बारे में पढ़ रहे हैं, बट 83 लेक्चर्स जो हम पढ़कर आए थे, वहां पर हमने कॉल इन एरियर के बारे में पढ़ा था। कॉल इन एरियर में बेटा ना शेयर होल्डर कॉल का पैसा देने से मना कर देता है, फेल हो जाता है कॉल का पैसा देने से। बट यहाँ पे रीना फेल नहीं हुई बेटा, रीना ने अलॉटमेंट का पैसा भी एप्लीकेशन में और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी एप्लीकेशन में दिया है। मतलब ये कॉल इन एडवांस से रिलेट करता है, ये क्वेश्चन कॉल इन एडवांस से रिलेट करता है। यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड है जर्नल एंट्री प्रिपेयर करके दिखा दो और बैलेंस शीट बना के दिखा दो। तो वही है, जर्नल प्रिपेयर करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर, एलएफ डेबिट क्रेडिट, ये जर्नल का फॉर्मेट होता है, ये सबको आना चाहिए। सबसे पहले हम किसकी एंट्री करेंगे बेटा? एप्लीकेशन की। बताइए एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 3 रुपए की। ठीक है, तो आपको पता है हर एक कॉल, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल हो, चाहे कैसी भी कॉल हो, हर कॉल के कितने स्लॉट्स होते हैं, कितनी एंट्रीज होती हैं? 2 एंट्रीज होती हैं। एप्लीकेशन में पहले रिसीव की एंट्री लगती है, फिर ड्यू, पर अलॉटमेंट से लेकर आगे जितनी भी कॉल है उनमें ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव ही चलता रहता है। ठीक है ना? तो एप्लीकेशन में बेटा हम सबसे पहले रिसीव की एंट्री पास करते हैं, क्योंकि कंपनी को भी पता नहीं होता कि वो शेयर होल्डर कौन है जो कंपनी में एज अ शेयर होल्डर बनने में इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि पहली दफा कंपनी शेयर इशू कर रही होती है, तो कंपनी कहती है कि एप्लीकेशन में ना एक बार पैसा रिसीव हो जाने दो, फिर हम मान लेंगे कि हमने इन्हीं से ही पैसा कॉल किया था, इन्हीं को ड्यू किया था। तो इसलिए यहाँ पर पहले रिसीव की एंट्री होती है। अब रिसीव की एंट्री तो आपको बहुत अच्छे से आती है। अच्छा, नॉर्मल रिसीव की एंट्री क्या होती है एप्लीकेशन की? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पर क्योंकि रीना ने बेटा कॉल इन एडवांस कर दिया है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा भी एप्लीकेशन में भेज दिया है, तो जब हमें पैसा रिसीव होगा ना बेटा, तो हमारे पास कुछ पैसा ना कॉल इन एडवांस का भी आएगा। और कॉल इन एडवांस ना बेटा हमारे लिए क्रेडिट होगा, क्योंकि कंपनी के लिए ना ये लायबिलिटी है, याद रखना। ठीक है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि कंपनी ने ना ये पैसा कॉल नहीं करा था, अलॉटमेंट अभी कॉल नहीं करी, फर्स्ट कॉल अभी कॉल नहीं करी, पर रीना ने ना ये पैसा यहाँ यहीं पर बोलते ना कि एप्लीकेशन में ही दे दिया। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो लायबिलिटी है ही, क्योंकि कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया है पर अभी तक ओनरशिप दी नहीं, चलो ये तो लायबिलिटी है ही। पर कॉल इन एडवांस भी आपकी क्या हो चुकी है? लायबिलिटी। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में आएगा कि कितने शेयर आपने इशू करे। बताइए कितने शेयर आपने इशू करे? 13,000। तो 13,000 इंटू एप्लीकेशन का कितना पैसा रिसीव हुआ? 3।
तो 13,000 इंटू 3 करोगे तो 39,000। पर रीना ने बेटा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का भी पैसा यहाँ दे दिया, तो कंपनी के लिए ये हो गया लाइबिलिटी। तो कंपनी ने रिसीव में ही इसको अपना लाइबिलिटी दिखाया, ठीक है। अच्छा, रीना के पास कितने शेयर थे मेरे बच्चे? 100 शेयर। अब बताओ रीना ने कितना एडवांस दिया? अलॉटमेंट का एडवांस दिया बेटा। बताइए अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 5 रुपए की। इसमें मानते हैं 3 रुपए शेयर का है, 2 रुपए प्रीमियम का, वी नो, पर टोटल अलॉटमेंट 5 रुपए की है। और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? 4 रुपए की। तो 5 और 4 कितना होता है? 9। तो यहाँ पर रीना ने ना 9 रुपए कंपनी को एक्स्ट्रा दे दिए। 100 × 9 तो कितना हो गया? 900। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में जब बोलते हैं ना कि मनी डेबिट होगा, पैसा आएगा ना, तो यहाँ पर बेटा 39,900 आएगा। क्यों? क्योंकि 39,000 तो एप्लीकेशन का आएगा, और 900 जो रीना ने एडवांस भेज दिया उसका भी आएगा। तो 39,900 आएगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? और कॉल इन एडवांस को देखो मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्ट ही हमारा कॉल इन एडवांस का चल रहा है, तो इस पे ज्यादा ध्यान रखना है। तो कॉल इन एडवांस हमारे लिए क्या है बेटा? लायबिलिटी, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट हो गया। अब हम ड्यू करेंगे बेटा एप्लीकेशन के पैसे को। तो बताइए एप्लीकेशन का पैसा कितना आया था हमारे पास? 39। ये हमारे लिए पहले लाइबिलिटी था। अब इसी एप्लीकेशन के पैसे को ना हम डेबिट कर देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे 39,000 से, और कंपनी कहेगी इस पैसे के बदले अब हम आपको क्या दे रहे हैं? ओनरशिप दे रहे हैं। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल से बेटा मैं उनको ओनरशिप दे दूंगा। और ओनरशिप इसी बात पर डिपेंड करती है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू करे थे और जनता ने कितने सब्सक्राइब करे थे। तो देखो कंपनी ने 13,000 इशूड करे, देखो क्वेश्चन में लिखा है, पर पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब करे? देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, तो वी विल एज्यूम कि पब्लिक ने सब्सक्राइब भी 13,000 ही करे होंगे। तो 13,000 इंटू एप्लीकेशन का फेस वैल्यू कितना है, क्योंकि ओनरशिप हमेशा फेस वैल्यू से दी जाती है, और एप्लीकेशन की फेस वैल्यू है 3 रुपए, तो 13,000 इंटू 3 39 हो गया। सर ये 900 बेटा, ये 900 देखो कंपनी को पहली एडवांस में मिल चुका है, तो ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। पर जब कंपनी अलॉटमेंट में पहुंचेगी, फर्स्ट कॉल में पहुंचेगी, तो कंपनी ना अपनी ये लाइबिलिटी भी एडजस्ट कर देगी। आज इसको लाइबिलिटी दिखाया क्योंकि ये पैसा पहले ही कंपनी को रिसीव हो चुका है। बट जब अलॉटमेंट आएगी तो हम रीना से पैसा नहीं मांगेंगे, फर्स्ट कॉल आएगी तो हम रीना से पैसा नहीं मांगेंगे। तो हम इसी कॉल इन एडवांस नाम की लाइबिलिटी को जब हमारी कॉल्स आएंगी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की, तो वहां पर हम इसको एडजस्ट भी करेंगे। तो अब देखो हमारी ना अलॉटमेंट की एंट्री लगेगी। अब बताइए अलॉटमेंट कितने की है? वैसे तो 5, पर इसमें शेयर का कितना है? 3 रुपए, और प्रीमियम का कितना है? 2 रुपए, क्योंकि सारा का सारा प्रीमियम यही इंक्लूडेड है। तो प्रीमियम था कितना? 20%, तो 10 रुपए का 20% 2 रुपए होता है, ठीक है। तो 2 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट के अंदर है, तो बच्चा 3 रुपए किसका है? ये अलॉटमेंट के अंदर शेयर का। तो हमने इसको ना अपनी नॉलेज के लिए 3+2 लिख दिया, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अलॉटमेंट में हम सबसे पहले किसकी एंट्री पास करते हैं? ड्यू की, क्योंकि कंपनी को पता है कि हमारे शेयर होल्डर कौन है, हमें किनसे पैसा मांगना है, कंपनी को अब अच्छे से पता है। तो कंपनी ना बेटा यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट का पैसा कॉल करती है, मांगती है। तो इसलिए कंपनी ना शेयर अलॉटमेंट को ना अपना एसेट दिखाती है। क्या दिखाती है? अपना एसेट। अब क्योंकि ये एसेट है तो इसको तो डेबिट कर दिया शेयर अलॉटमेंट को। और कंपनी कह रही है अगर हम आपसे पैसा मांग रहे हैं शेयर अलॉटमेंट का, तो हम आपको तुरंत यहाँ पे ओनरशिप भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ओनरशिप। पर क्योंकि हम यहाँ पर आपसे 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, तो वो कंपनी कह रही मेरी इनकम भी है, और उस इनकम का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? शेयर कैपिटल को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी बढ़ रही है। सिक्योरिटी प्रीमियम को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही है कंपनी की, है ना। कंपनी को 2 रुपए एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए लायबिलिटी के बैलेंसेस भी क्रेडिट होते हैं, इनकम के बैलेंस भी क्रेडिट होते हैं। हाँ, दोनों का मतलब अलग होता है। इनकम फायदा है, लायबिलिटी ऑब्लिगेशन है जो कंपनी को इन नियर फ्यूचर पे करना है। पर यस, दोनों के बैलेंसेस सेम होते हैं, तो देखो दोनों क्रेडिट हुए। अब बताइए ओनरशिप हम कितने से देंगे? क्योंकि इन सारी एंट्रीज में हम सबसे पहले शेयर कैपिटल को ही सॉल्व करते हैं। तो ड्यू में हम शेयर कैपिटल को ही सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो शेयर कैपिटल यानी ओनरशिप इस बात पर डिपेंड होता है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू करे और जनता ने कितने सब्सक्राइब करे। तो बेटा देखो जनता ने सब्सक्राइब 13,000 शेयर ही करे हैं, और शेयर प्राइस से बेटा ओनरशिप दी जाएगी। तो बताइए शेयर का प्राइस कितना है अलॉटमेंट में? 3 रुपए, 5 नहीं 3 रुपए, क्योंकि उसमें 2 रुपए प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम को अलग कर देंगे। तो शेयर प्राइस 3 रुपीज के साथ है, तो 13,000 इंटू 3 39,000, ये तो कर सकते हो आप। तो 39,000 से ओनरशिप दे दी, और 2 रुपए हम यहाँ पर किसके मांग रहे हैं? प्रीमियम के, यानी अपनी रेपुटेशन के। तो कंपनी का ये फायदा हो गया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से कंपनी ने फायदा दिखाया। 13,000 इंटू 2 26,000 से कंपनी ने इनकम दिखा दिया। अब आप बताइए 39,000 कंपनी के पास आएगा ओनरशिप का, 26,000 आएगा कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो टोटल अलॉटमेंट में जब पैसे आएंगे कंपनी के पास, है ना,
वो कितने आएंगे 65,000। तो इसलिए कंपनी ने ना देखो शेयर कैपिटल के पैसे को और सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को ऐड किया और बताया कि शेयर अलॉटमेंट में हमारे पास टोटल कितना आएगा 65, जिसमें से 39 ओनरशिप का और 26,000 प्रीमियम का आएगा। अब जब बेटा हमें पैसा रिसीव होगा ना, तो रिसीव की एंट्री नॉर्मल क्या होती है बेटा, नॉर्मल जो आपने पहले भी पढ़ी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि जो ये शेयर अलॉटमेंट आपका एसेट था पहले डेबिट था, अब ये क्रेडिट हो जाएगा कितने से, सेम 65 से, क्योंकि पैसे आपको इतने ही मिलने चाहिए थे। पर आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटा कि जो ये कॉल इन एडवांस है, ये रीना ने हमें पहले ही पे कर रखा था, यानी अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा रीना ने हमें पहले ही एप्लीकेशन में दे दिया था। तो जब एप्लीकेशन का रिसीव हुआ तो हमें कॉल इन एडवांस रिसीव में ही पता चलता है बेटा। चलो यहाँ तो एप्लीकेशन में हुआ, मान लो कि आगे आप कभी क्वेश्चन पढ़ते हो फ्यूचर में आगे जाके, तो वहां पर ऐसा भी लिखा हो सकता था कि फर्स्ट कॉल का पैसा कहाँ मिल गया, अलॉटमेंट में। एप्लीकेशन में कोई कॉल इन एडवांस नहीं हुआ, पर कॉल इन एडवांस मान लो कहाँ हुआ, अलॉटमेंट में। फर्स्ट कॉल का पैसा कहाँ मिला, अलॉटमेंट में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉल इन एडवांस कहीं भी हो, कहीं भी हो, बस याद रखना लास्ट कॉल में नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट कॉल के बाद तो कोई कॉल है ही नहीं, तो किसका एडवांस मिलेगा। पर सेकंड लास्ट कॉल, उससे प्रीवियस कॉल, ठीक है, वहां पर एडवांस आपको रिसीव हो सकता है, पर लास्ट कॉल में कभी एडवांस नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि कॉल इन एडवांस कहीं भी होता है तो वो रिसीव में ही होता है, हमेशा हमें रिसीव में ही पता चलता है कि वही एडवांस मिला है। तो हमने एप्लीकेशन के रिसीव में कॉल इन एडवांस को अपनी लायबिलिटी दिखाया था, बट आज अलॉटमेंट में रिसीव की एंट्री में हम कॉल इन एडवांस को एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, कॉल इन एडवांस को एडजस्ट कर देंगे शेयर अलॉटमेंट से। तो शेयर अलॉटमेंट का मिलना कितना था पैसा 65, पर हम कहेंगे कि जो कॉल इन एडवांस हमारे लिए पहले लायबिलिटी था, जो कॉल इन एडवांस हमारे लिए पहले लायबिलिटी था, अब वो हमारे लिए लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम रीना से 500 रुपए नहीं मांगेंगे, रीना जी हमें 500 रुपए नहीं देंगी। क्यों, क्योंकि 100 शेयर थे रीना के पास और अलॉटमेंट का टोटल मनी कितना था 5 रुपए, 3 रुपए शेयर का, 2 रुपए प्रीमियम का, तो रीना ने हमें अलॉटमेंट का 5 रुपए दिया होगा एडवांस। तो हम यहाँ पर 5 रुपए एडजस्ट कर देंगे, 100 इंटू 5, तो 500 रुपए हमने यहाँ पर अपना कॉल इन एडवांस का लायबिलिटी एडजस्ट किया। पहले कॉल इन एडवांस क्रेडिट था, लायबिलिटी था, आज उस लायबिलिटी को हमने रिड्यूस कर दिया, तो क्रेडिट से डेबिट कर दिया। तो बताइए अलॉटमेंट का कितना आना था बेटा 65, 500 नहीं आएगा क्योंकि हमने एडजस्ट कर दिया। बताइए कितना आएगा बैंक में 64,500। बोलो है ना इजी। तो अभी तक आप रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ही कर रहे थे, बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया कॉल इन एडवांस। तो याद रखो जो तुम्हारे बेसिक्स हैं कि शेयर इशू कैसे करते हैं, पार में, प्रीमियम में, है ना, लमसम में कैसे करते हैं, इंस्टॉलमेंट में कैसे करते हैं, ये आपके बेसिक्स हैं, ये अच्छे से क्लियर होने चाहिए। बस इसके बाद तो बेटा तड़का मिर्च मसाला लगता रहेगा, बस वो सीखना है, बस आपको जो एडिशनल पॉइंट्स आते रहेंगे। तो ये एडिशनल ही तो है, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, चलो कॉल इन एरियर तो हमने पढ़ लिया, कॉल इन एडवांस हमारा आज का टॉपिक है। तो ये सिर्फ ना एडिशनल कंसेप्ट्स हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है कि इशू के टाइम पे आप इनका क्या ट्रीटमेंट करोगे। तो ठीक है, तो जब आपको ये रिसीव हुआ तो ये आपकी लायबिलिटी है, बट जब आप लेटर ऑन कॉल्स में जाते हो तो इसी कॉल इन एडवांस को फिर आप एडजस्ट भी करते हो। तो देखो हमने ना सारा कॉल इन एडवांस एडजस्ट नहीं करा, सिर्फ 500 ही करा, क्योंकि अभी हम कहाँ हैं, अलॉटमेंट में। अब हम आएंगे फर्स्ट कॉल में। तो बताइए फर्स्ट कॉल कितने की थी। तो फर्स्ट कॉल में हमारा बैलेंस कितना निकला था, 4 रुपए। हमने कहा था ना 3 रुपए एप्लीकेशन के और अलॉटमेंट में 3 रुपए शेयर के हैं और 2 रुपए प्रीमियम के हैं। तो शेयर के कितने, 3। तो अलॉट एप्लीकेशन में हमने शेयर का कितना मांगा, 3 रुपए। अलॉटमेंट में हमने शेयर का कितना मांगा, 3 रुपए। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। टोटल हमारे शेयर की प्राइस कितनी है, 10 रुपए। 10 में से 6 घटा दो तो फर्स्ट कॉल कितने की बन गई, 4 रुपए की। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि फर्स्ट कॉल है 4 रुपए की। यहाँ पर सबसे पहले एंट्री वही ड्यू, कंपनी को पता है हमें किससे पैसा मांगना है, कौन हमारे शेयर होल्डर है, तो यहाँ पे कंपनी शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करती है। तो शेयर फर्स्ट कॉल को यहाँ पर दिखाती है अपना एसेट, एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, तो ये डेबिट कर दिया। और कंपनी कह रही है हम हैंड टू हैंड आपको यहाँ क्या देंगे, ओनरशिप भी देंगे। तो यहाँ टू शेयर कैपिटल कर कर कंपनी ने अपनी लायबिलिटी भी बढ़ा दी, क्योंकि कंपनी यहाँ शेयर होल्डर को क्या दे रही है, ओनरशिप दे रही है। अब इसमें सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, शेयर कैपिटल को। हमेशा ड्यू में बेटा किसको सॉल्व करना है, शेयर कैपिटल को सॉल्व करना है। बताइए पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब करे, 13,000 ही करे। और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 4 रुपए की। तो 13,000 इंटू 4, 52,000। तो बताइए प्रीमियम वगैरह तो यहाँ नहीं है, क्योंकि जो प्रीमियम था वो हमने अलॉटमेंट में मंगा दिया बेटा, तो प्रीमियम फर्स्ट कॉल में तो है नहीं। तो जितनी कंपनी ओनरशिप दे रही है ना, उतना ही पैसा फर्स्ट कॉल पे कंपनी मांगेगी।
तो फर्स्ट कॉल को हमने डेबिट किया सेम 52,000 से। अब बेटा हमें पैसा रिसीव होगा, तो रिसीव होने की एंट्री क्या है आपको पता है, बैंक अकाउंट हम डेबिट करते हैं और जो शेयर फर्स्ट कॉल हमारे लिए एसेट था पहले, अब क्योंकि उसका पैसा मिल रहा होता है रिसीव में, तो हम उसको डेबिट से क्रेडिट कर देते हैं। तो बताइए शेयर फर्स्ट कॉल को कितने से क्रेडिट करेंगे, 52,000 से क्रेडिट कर देंगे, है ना। पर यहाँ पर ना कंपनी को 52,000 नहीं मिलेंगे बैंक में, क्यों, क्योंकि रीना ने ना बेटा हमें फर्स्ट कॉल का पैसा कहाँ दे दिया था, एप्लीकेशन में ही दे दिया था। तो यहाँ पर बेटा हमने ना कॉल इन एडवांस को अपनी लाइबिलिटी दिखाया था, तो जो 4 रुपए थे 100 × 4 वो रीना ने यहाँ पर एडवांस दे दिए थे। तो 5 रुपए अलॉटमेंट के दिए थे, 4 रुपए फर्स्ट कॉल के दिए थे, टोटल एडवांस कितना दिया था 100 × 9, तो 900 से आपने इसको लाइबिलिटी दिखाया था। 500 रुपए की लाइबिलिटी आप कॉल इन एडवांस के नाम की अलॉटमेंट में एडजस्ट कर चुके हो रिसीव की एंट्री में, बट अब आप फर्स्ट कॉल में भी कॉल इन एडवांस नाम की लाइबिलिटी को एडजस्ट करोगे, क्योंकि रीना ने यहाँ का भी एडवांस भेजा था। और अगर क्योंकि रीना एडवांस दे चुकी है एप्लीकेशन में, तो आप फर्स्ट कॉल में तो देगी नहीं, तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर हमें कॉल इन एडवांस के नाम की लाइबिलिटी को एडजस्ट करना होगा। अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो मैंने यहाँ पर ये एडजस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर रीना 100 शेयर पे 4 रुपए नहीं भेजेंगे, यानी 400 रुपए नहीं भेजेंगे। तो बताइए कंपनी के बैंक अकाउंट में कितने रुपए आएंगे, 51,600। 52 में से 400 लेस कर दो तो ये 51,600 आएगा। तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल गई आपकी, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं थी। 52 में से 400 लेस करोगे तो 51,600 ही आएगा। तो इसी के साथ ना देखो हमारी आराम से एंट्री पास हो गई। तो आपने क्या ध्यान रखा यहाँ पे, आपने यहाँ पे ये ध्यान रखा कि अगर रीना ने एडवांस दे दिया है कहाँ, एप्लीकेशन में, किसका, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का, तो एप्लीकेशन की रिसीव में आपने कॉल इन एडवांस को क्या दिखाया, अपना लाइबिलिटी, क्या दिखाया, लाइबिलिटी। पर लेटर ऑन कॉल्स जब आपने अलॉटमेंट मांगी, तो यही लाइबिलिटी कॉल इन एडवांस की आपने क्या कर दी, वहां पर जाकर रिड्यूस भी कर दी, रिसीव की एंट्री में रिड्यूस कर दी। जब आपने फर्स्ट कॉल मांगा तो रिसीव की एंट्री में बेटा आपने यहाँ पर भी कॉल इन एडवांस को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, अपनी लाइबिलिटी को बोलते हैं ना कि डिक्रीज कर दिया, क्योंकि आपने अपनी लाइबिलिटी को यहाँ पर आगे कॉल्स में जाकर एडजस्ट कर दिया। और यहाँ पर रीना से आपने कोई पैसे नहीं मांगे, क्योंकि रीना ने सारे पैसे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के आपको एप्लीकेशन में दे दिए थे। जब दिए थे तो लाइबिलिटी, पर लेटर ऑन कॉल्स में फिर आपने इस कॉल इन एडवांस को एडजस्ट भी करा, ये जरूर ध्यान रखना। और एडजस्ट हम कहाँ करते हैं बेटा, रिसीव की एंट्री में। कहाँ करते हैं, रिसीव की एंट्री में। तो अलॉटमेंट के रिसीव की एंट्री में हमने कॉल इन एडवांस एडजस्ट किया, फर्स्ट कॉल के रिसीव में हमने कॉल इन एडवांस को एडजस्ट किया, बाकी जितना रिमेनिंग अमाउंट बचा वो हमारे बैंक में आ गया। अब बेटा बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट आपको बहुत अच्छे से बनानी आती है। सबसे पहले हम बेटा कंपनी का नाम लिखते हैं। कंपनी का नाम हमारा एबीसी लिमिटेड है, तो देखो हमने यहाँ पे एबीसी लिमिटेड लिख दिया। शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बैलेंस शीट एज ऑन एक्सट्रैक्ट वगैरह ये हम ऐसे लिखते हैं। डेट यहाँ पे हमें डी नहीं तो डैश डैश डैश। पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट ये हमारा फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखेंगे। फिर हमारा पहला पॉइंट आता है शेयर होल्डर फंड। अब देखो शेयर होल्डर फंड के दो पार्ट्स होते हैं, ए और बी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो हम यहाँ पे शेयर कैपिटल को नोट नंबर 1 में एक्सप्लेन करेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में हमारा पहला जो नोट बनेगा वो बनेगा शेयर कैपिटल का, जिसमें फॉर्मेट है वही पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो आपको पता चल गया होगा बच्चे से। सबसे पहले हम यहाँ पर बेटा ऑथराइज शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करते हैं, पर क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ऑथराइज नहीं दी है, सीधा इशूड से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए बेटा हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि कंपनी की जो ऑथराइज शेयर है, यानी जो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट है शेयर इशू करने की, वो भी 13,000 ही होगी। तो 13,000 शेयर इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच के साथ हम 1,30,000 लिखेंगे, डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल 13,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, और इसे 1,30,000 से क्लोज डाउन कर देंगे। इसके बाद आएगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या आएगा, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अंदर दो पॉइंट्स आते हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, और एक आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो देखो बेटा यहाँ पर ना कंपनी को किसी ने पैसे देने से मना नहीं करे। इनफैक्ट रीना नाम की जो शेयर होल्डर थी ना, उसने तो उल्टा एडवांस दिया है कंपनी को, है ना। तो यहाँ पर कंपनी के पास पैसे कम नहीं आए हैं, ठीक है। और कंपनी के पास मेरे बच्चे पूरे के पूरे पैसे पहुंचे हैं, याद रखना, सारा पैसा कंपनी के पास आया है। किसी ने भी कंपनी को पैसे देने से मना नहीं करा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कंपनी के पास 13,000 शेयर थे, 10 ईच के साथ जनता ने सब्सक्राइब भी करे, तो 1,13,000 से हमने यहाँ पे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का अमाउंट दिखाया और इसी का टोटल करा, और यही अमाउंट बेटा हमारा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। बात करें क्या हमें रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कोई फायदा भी हुआ है, द आंसर इज यस। बेटा अलॉटमेंट में जो हमने ड्यू किया था,
तो हमने कुछ जनता से सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा एक्स्ट्रा भी मांगा था। 13,000 शेयर पे कितना प्रीमियम था बेटा, 2 रुपये, तो 26,000 रुपये कंपनी के पास एक्स्ट्रा आए हैं। तो ये कंपनी का बेटा इनकम हो गया। इस इनकम का नाम हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो कि होगा 26,000। बोलो बात समझ में आई? सर इस कॉल इन एडवांस को आप अपनी लाइबिलिटी भी तो दिखाओ, ये लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में कहीं लाइबिलिटी साइड भी तो जाएगा। यस बेटा जाता है, अभी मैं जो दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे मैं बताऊंगा। पर यहाँ पर ना बेटा ये कॉल इन एडवांस ना बैलेंस शीट में ऐसा लाइबिलिटी साइड नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये भले ही लाइबिलिटी था, वी एग्रीड ये लाइबिलिटी था और इसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाना चाहिए था। पर जब हमने अलॉटमेंट बेटा अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री पास करा, तो हमने कॉल इन एडवांस की लाइबिलिटी एडजस्ट भी तो कर दी, कम भी तो कर दी। फिर जब फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री आई तो वहां पर भी तो हमने कॉल इन एडवांस को एडजस्ट कर दिया। तो जितना पैसा हमें एडवांस में मिला था उतना ही पैसा हमने लेटर ऑन कॉल्स में एडजस्ट भी कर दिया। इसलिए टेक्निकली हमारे पास कोई लाइबिलिटी बची नहीं। मेरे कहने का मतलब है कॉल इन एडवांस एक बार क्रेडिट है पर एक बार वो डेबिट भी है। तो डेबिट टोटल कितने से है, 900 रुपये से, 500 और 400, 900 रुपये से डेबिट है और 900 रुपये से क्रेडिट है। तो कॉल इन एडवांस जीरो हो जाएगा, लाइबिलिटी खत्म बेटा आपकी, क्योंकि जितना एडवांस मिला आपने आगे जाके वो एडजस्ट भी कर दिया। इसलिए मेरे बच्चे हम बैलेंस शीट में ना कहीं भी कॉल इन एडवांस को सेपरेटली लाइबिलिटी साइड नहीं दिखाएंगे। पर अब जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर बेटा हम ना कॉल इन एडवांस को शो करेंगे। अब देखना क्यों करेंगे वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। पर आप देखें क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि एबीसी लिमिटेड ने इशूड करे हैं 14,000 शेयर एट द रेट ₹100 ईच। तो 40,000 शेयर इशू करे गए हैं। ओरिजिनल वैल्यू जो फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू जो शेयर की है वो 100 ईच है। और इन शेयर को इशू किया जा रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो बताइए 10% का प्रीमियम किस पे लगेगा, फेस वैल्यू पे लगेगा। तो बताइए फेस वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 100। इसका अगर हम 10% निकालते हैं तो ये 10 रुपये का प्रीमियम बनकर आता है। क्या बनकर आता है, 10 रुपये का प्रीमियम। यानी यहाँ पर कंपनी जनता को शेयर तो 100 ही रुपए का देगी, 100 ही रुपए का, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस तो 100 का है। तो जनता के पास तो शेयर 100 रुपए का जाएगा, पर जो पैसा जनता से मांगा जाएगा शेयर का ना, वो 110 मांगा जाएगा। यानी कंपनी 10 रुपए ज्यादा मांगेगी। तो वो 10 रुपए कंपनी का इनकम हो जाएगा, जिसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोला जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम कॉल मनी ना कुछ इस तरीके से कॉल करेंगे कि एप्लीकेशन में 40 रुपए मांगेंगे, अलॉटमेंट में 30 रुपए मांगेंगे और इसी के अंदर इंक्लूडिंग है प्रीमियम। तो क्योंकि प्रीमियम बताया नहीं है कितना है, तो हमें पता है ऑलरेडी कि 10 रुपए का प्रीमियम है। तो इस 30 रुपए के अंदर 20 रुपए तो शेयर का हो गया, 20 रुपए शेयर का हो गया, और 10 रुपए इसके अंदर किसका है, प्रीमियम का है। किसका है, प्रीमियम का। तो बताइए एप्लीकेशन का शेयर प्राइस कितना है, 40। याद रखना शेयर प्राइस कितना है, 40। और अलॉटमेंट का शेयर प्राइस कितना है, 20। तो 40 और 20 कितना हो गया, 60। जबकि हमारे शेयर के ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 100। तो अगर हम 100 में से 60 घटा दे बेटा, तो बताइए फर्स्ट कॉल कितने की बची, 40 रुपए की। अब देखो 40 रुपए की फर्स्ट कॉल है, पर हमने ये अभी तक मांगी ही नहीं, नॉट येट मेड, अभी तक ये हमने कॉल ही नहीं किया। अब जब ये हमने अभी कॉल ही नहीं किया तो हम इसकी कोई एंट्री पास भी नहीं करेंगे। तो हम एंट्री किसकी पास करेंगे, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, बट फर्स्ट कॉल की एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ये कॉल मांगी ही नहीं, नॉट येट मेड। आगे लिखा है कि ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिला, बट देयर इज अ वन शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर है रिया, जिनके पास 1000 शेयर है कंपनी के, और इन्होंने एंटायर मनी पे कर दिया है अलॉटमेंट में। यानी एप्लीकेशन में मांगा, ठीक है, एप्लीकेशन में पैसा मांगा तो रिया ने एप्लीकेशन का पैसा एप्लीकेशन में दिया। पर जब कंपनी ने ना अलॉटमेंट का पैसा मांगा जितने भी शेयर होल्डर थे सबसे, तो उसमें जो रिया नाम के जो शेयर होल्डर थी, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा तो अलॉटमेंट में दिया ही, पर फर्स्ट कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट में दे दिया। जो कॉल अभी तक मांगी नहीं गई उसका भी पैसा रिया ने कहा दे दिया बेटा, अलॉटमेंट में दे दिया। तो हम इसको ये बोलेंगे कि यहाँ पर रिया ने क्या कर दिया, कॉल इन एडवांस। बताइए इस दफा एप्लीकेशन में हुआ है, नहीं, कहाँ हुआ है, अलॉटमेंट में हुआ है। तो कहीं भी हो सकता है, पर याद रखना लास्ट कॉल में नहीं हो सकता। अब देखो कॉल इन एरर में क्या पढ़ा था हमने, कि कॉल इन एरर ना कभी भी पहली जो कॉल होती है वहां नहीं हो सकता। जैसे लमसम में एक ही कॉल होती है तो वहां कॉल इन एरर नहीं हो सकता। इंस्टॉलमेंट में लाइक एप्लीकेशन में कॉल इन एरर नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहली कॉल है। पर यस अलॉटमेंट में पैसे देने से शेयर होल्डर मना कर सकता है, फर्स्ट कॉल में पैसे देने से मना कर सकता है। तो कॉल इन एरर कभी भी पहली कॉल में नहीं होता, उसके बाद कभी भी हो सकता है। पर कॉल इन एडवांस पहली कॉल में भी हो सकता है, दूसरी कॉल में भी हो सकता है, पर जो लास्ट कॉल है उसमें कभी कॉल इन एडवांस नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि जो आखिरी कॉल है तो वहां पर किसका एडवांस आएगा, किसी का भी एडवांस नहीं आ सकता, क्योंकि उसके बाद कोई कॉल है ही नहीं।
ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कॉल इन एरियर पहली जो कॉल होती है उसमें कभी नहीं होता, और कॉल इन एडवांस जो आखिरी कॉल होती है उसमें कभी नहीं हो सकता, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको यहाँ पर जनरल एंट्री और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर फॉर्मेट वगैरह ये सब आपको क्लियर है तो ये तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सीधा मैं बोलते हैं ना एप्लीकेशन की एंट्री पास कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए एप्लीकेशन कितने रुपए की है? सर एप्लीकेशन ना 40 रुपीज़ की है। ओके, गॉट इट। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन में पहली एंट्री लगेगी वो पता है आपको रिसीव की ही लगती है, तो यहाँ पर हमने रिसीव की एंट्री पास करी और नॉर्मल एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बताइए कितने शेयर कंपनी ने इशूड करे थे? 40,000। और एप्लीकेशन कितने की है? 40 रुपीज़ की है। तो यहाँ पर 40,000 इंटू 40 हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया था कि जनता ने कितने सब्सक्राइब करे, तो जितने इशूड उतने ही सब्सक्राइब, इसलिए जनता ने सब्सक्राइब 40,000 शेयर करे हैं और उसी पे 40 रुपीज़ भेजे होंगे एप्लीकेशन के नाम से। तो बताइए एप्लीकेशन का कितना पैसा आया? 16 लाख। तो एप्लीकेशन को लाइबिलिटी दिखाया तो क्रेडिट किया, और वही पैसा कंपनी को रिसीव हुआ है बैंक के अंदर, तो बैंक को डेबिट किया है 16 लाख से। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री किसकी होती है बेटा? ड्यू की। तो कंपनी करती क्या है? कंपनी यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के पैसे को, जिसको पहले लायबिलिटी दिखाया, ड्यू में इसे डेबिट कर दिया जाता है, क्योंकि कंपनी इस एप्लीकेशन के बदले पे ओनरशिप देती है। तो ओनरशिप देती है तो इक्विटी शेयर कैपिटल को फिर क्रेडिट किया जाता है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बताइए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना डेबिट होगा? भाई जितना क्रेडिट किया था उतना ही डेबिट होगा, ठीक है। पर इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट होगा वो डिपेंड करता है कि जनता ने कितने शेयर सब्सक्राइब करे, 40,000, और शेयर का फेस वैल्यू कितना है एप्लीकेशन में? 40। तो 40,000 इंटू 40 करेंगे तो कितना आएगा? 16 लाख। तो ये हमारा बराबर ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, तो ये नॉर्मल एंट्री हो गई, ठीक है। अब अलॉटमेंट में आते हैं बेटा। तो अलॉटमेंट ना हमारी कितने रुपए की है? 20 + 10, क्योंकि इसमें ना 10 रुपए का प्रीमियम भी है, क्योंकि प्रीमियम 10% का था, और ये 100 रुपए का अगर हम 10% निकालते हैं तो प्रीमियम हमारा 10 रुपए का निकल कर आता है। इसका मतलब है 20 रुपए शेयर का है और 10 रुपए यहाँ पर प्रीमियम का है। तो इसलिए हम कंफ्यूजन में ना रहें, इसलिए हमने यहाँ पहले ही तोड़ कर लिख दिया 20 + 10, 20 शेयर्स के 10 रुपए प्रीमियम के। अब कंपनी क्योंकि पता है कि यहाँ पर किन से पैसा मांगना है, कौन हमारे शेयर होल्डर हैं, अलॉटमेंट से पता चल जाता है, इसलिए यहाँ पे ड्यू का पहली एंट्री यहाँ पर पास होता है, ड्यू स्लॉट का एंट्री पास होता है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को ना बेटा हम एसेट दिखाते हैं। कंपनी को पता है कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, इसलिए एसेट दिखाया। पर कंपनी बोलती है कि ये एसेट हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम ओनर को क्या दे रहे हैं? ओनरशिप, यानी शेयर होल्डर को हम ओनरशिप दे रहे हैं, और हम यहाँ पर कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी मांग रहे हैं जो कंपनी की पर्सनली इनकम भी माना जाएगा, जिसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम दिखा रहे हैं। आप बताइए कितने शेयर सब्सक्राइब करे थे जनता ने? 40,000। और शेयर का प्राइस कितना है? 20। तो देखो जनता ने कितने शेयर सब्सक्राइब करे और प्लस शेयर का प्राइस कितना है, फेस वैल्यू कितना है अलॉटमेंट में, ये मैटर करता है जब हम ओनरशिप दे रहे होते हैं। तो 40,000 इंटू 20 करोगे तो ये 8 लाख आएगा, और 40,000 इंटू 10 रुपीज़ से बेटा कंपनी को एडिशनल इनकम भी हो रही है 4 लाख की। तो ये कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम को अपना इनकम दिखाया। तो कंपनी कहेगी देखो शेयर होल्डर आपको 8 लाख रुपए तो ओनरशिप के देने हैं और 4 लाख रुपए आपको प्रीमियम का भी देना है, तो टोटल आप अलॉटमेंट में कितना भेजेंगे? 12 लाख भेजेंगे। तो अलॉटमेंट को कंपनी ने एसेट दिखाया 12 लाख से। अब कंपनी पैसा रिसीव कर रही है तो ऑफकोर्स सी बात है किसका पैसा रिसीव होगा कंपनी को? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का, तो जिसको पहले एसेट दिखाया था, डेबिट किया था, अब हम उसे क्रेडिट कर देंगे 12 लाख से। बट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हुआ क्या? जो हमारी शेयर होल्डर थी बेटा रिया, उसने 1000 शेयर पे एंटायर मनी पे कर दिया अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट के बाद कौन सी कॉल है? फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल का ही पैसा अलॉटमेंट में दिया होगा। एंटायर मतलब कि जितना बचा कुचा पैसा है उसने वो सारा अलॉटमेंट में दे दिया। तो अलॉटमेंट का तो अलॉटमेंट में रिया ने दिया ही होगा, पर फर्स्ट कॉल का भी पैसा जितना बचा कुचा था वो भी रिया ने अलॉटमेंट में दे दिया। अच्छा फर्स्ट कॉल हमारी कितनी की निकली थी? 40 रुपीज़ की। तो यहाँ पर ना रिया ने कॉल इन एडवांस कर दिया। अब कॉल इन एडवांस कंपनी को कहाँ पता चलता है? रिसीव में। जब भी कॉल इन, जैसे कॉल इन एरियर जब होता है तो वो हमें रिसीव में ही पता चलता है कि अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए तो वो तभी पता चलेगा जब कंपनी का एक्चुअली में पैसा रिसीव होगा। तो कॉल इन एरियर हमेशा रिसीव की एंट्री में होता है। वैसे ही कॉल इन एडवांस जब होता है, जब कोई एडवांस देता है शेयर होल्डर, तो वो भी हमें रिसीव में ही पता चलता है। तो यहाँ अलॉटमेंट की रिसीव में हमने कॉल इन एडवांस को अपनी क्या दिखाया बेटा? लाइबिलिटी, ठीक है, ये लाइबिलिटी है, ये हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है।
ये लाइबिलिटी है हमारी, और हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है, बिकॉज ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो बताइए रिया के पास कितने शेयर्स थे, 1000, और रिया ने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दिया है तो 40। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे फ्लो फ्लो में ना यहाँ पे 1000 × 30 लिख देते हैं, कहते हैं सर टोटल अलॉटमेंट 30 की है, 20 शेयर के 10 रुपये प्रीमियम की। बेटा ये कॉल इन एडवांस है, हमें नेक्स्ट कॉल का प्राइस यहाँ पर कंसीडर करना होता है। तो फर्स्ट कॉल का जो प्राइस है ना वो कितना है, 40, वही तो एडवांस आया ना यहाँ अलॉटमेंट में। तो 1000 × 40 करेंगे तो कितना आएगा, 40,000। तो 12 लाख तो कंपनी को किसके मिल रहे हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के मिल रहे हैं, पर यहाँ पर 40,000 और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं क्योंकि रिया नाम के जो शेयर होल्डर है उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा यहाँ पर दे दिया है। तो 12 लाख प्लस 40,000, तो बैंक में टोटल कितने आ गए कंपनी के, 12,40,000। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? इसके बाद बेटा हम फर्स्ट कॉल की एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी ही नहीं। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? हाँ। अब हम यहाँ पर बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। देखो जनरल एंट्री तो हो गई हमारी, है ना, जनरल एंट्री तो हो गई। अब हम यहाँ पर बनाएंगे बैलेंस शीट। तो वही है, कंपनी का नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड। तो वही एबीसी लिमिटेड, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बैलेंस शीट एज ऑन डैश डैश डैश, क्योंकि डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है, और एक्सट्रैक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि हम प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बना रहे, बस एक बैलेंस शीट का छोटा सा हिस्सा यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट, यहाँ पे सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे पहले आएगा बेटा यहाँ पे शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल हम एक्सप्लेन करते हैं अपने नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट नंबर 1 में। तो नोट्स टू अकाउंट्स का जो नोट नंबर 1 है शेयर कैपिटल का, यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा शेयर कैपिटल को। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले इसमें शो करेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर ऑथराइज नहीं दी है, इशूड से स्टार्ट हुआ है, तो हम इशूड को ही क्या मान लेंगे, अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल, मतलब मैक्सिमम यही पावर रही होगी कंपनी के पास शेयर इशू करने की। तो 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट, कितना है शेयर का फेस वैल्यू, 100, प्रीमियम नहीं, प्रीमियम कंपनी का इनकम होता है, वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। यहाँ जब शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन किया जाता है तो फेस वैल्यू ही लिया जाता है। तो 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 ईच, ये कंपनी की मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट थी, 40 लाख। पर जब कंपनी ने बेटा शेयर इशूड किया है तो 40,000 शेयर कंपनी ने इक्विटी शेयर इशूड करे हैं 100 ईच के साथ, पर कंपनी ने अभी तक मांगे ही कितने शेयर के कितने मांगे, एप्लीकेशन में 40, और अलॉटमेंट में शेयर के कितने मांगे हैं, 20, क्योंकि 10 रुपए तो इसके अंदर प्रीमियम का है। तो उसे अगर अलग कर दिया जाए तो कंपनी ने शेयर के टोटल कितने मांगे हैं, 60। तो इसलिए बेटा यहाँ पर लिख दिया हमने कि 100 ईच, बट कॉमा में 60 कॉल्ड अप, ठीक है। इससे पहले नहीं लिख रहे थे क्योंकि वहां कंपनी 100 के बदले 100 ही मांग रही थी, ठीक है, 10 के बदले 10 ही मांग रही थी। पर अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है 10 रुपए पे या 100 रुपए पे, पर अभी कंपनी ने कुछ कॉल्स मांगी नहीं है, तो इट मीन्स कंपनी ने सारा पैसा कॉल्ड अप नहीं किया। तो फिर वहां हमें बताना पड़ता है कि कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया। जैसे यहाँ पर कितना कॉल्ड अप किया, 60, तो 40,000 की मल्टीप्लाई 100 से नहीं 60 से होगी, क्योंकि कंपनी ने 60 रुपए ही मांगा है, यानी 24 लाख रुपए मांगे हैं। बोलो बात समझ में आई? इसके बाद फिर हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करते हैं। अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में 2 पार्ट्स होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, या तो जनता ने सारा पैसा दिया है, और दूसरा या तो जनता ने सारा पैसा नहीं दिया है। शेयर सब्सक्राइब तो करें पर सारा पैसा नहीं दिया, तो उसको लिखते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे बच्चे इसको ठीक कर देना, ये होगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। वाई वी से बट नॉट फुली पेड अप, बिकॉज यहाँ पर मेरे बच्चे कंपनी ने ही सारा पैसा नहीं मांगा अभी, कंपनी ने ही सारा पैसा अभी नहीं मांगा। तो जब कंपनी ने 100 रुपए के बदले 100 रुपए नहीं 60 ही रुपए मांगे हैं अभी, तो इसका मतलब है जनता ने भी सारा पैसा नहीं भेजा, 60 ही रुपए भेजा है। तो 40,000 शेयर जनता ने सब्सक्राइब करे, 100 ईच वो दे सकते थे, पर क्योंकि कंपनी ने कॉल्ड ही कितना किया, 60, तो जनता ने दिया भी कितना, 60। तो सारा पैसा नहीं आया है कंपनी के पास अभी, तो इसलिए बेटा इसको लिखा जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप 24 लाख, और इसी अमाउंट को हम भेज देंगे कहाँ, शेयर कैपिटल में। तो देखो हमने शेयर कैपिटल में 24 लाख ट्रांसफर कर दिया। बात करी जाए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की, तो बेटा जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था अलॉटमेंट की ड्यू में, अगर आप देखो जब हमने एक्स्ट्रा पैसा मांगा था तो वो कितना मांगा था, 40,000 शेयर पे 10 रुपए का प्रीमियम था, तो 4 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा बेटा आपका रिजर्व एंड सरप्लस में, क्योंकि कंपनी का ये फायदा है। बट यहाँ पर देखो हुआ क्या कि कंपनी ने जब अलॉटमेंट में रिया से फर्स्ट कॉल का भी कॉल इन एडवांस रिसीव किया है ना, फर्स्ट कॉल का कॉल इन एडवांस हुआ अलॉटमेंट में। तो कंपनी के लिए अलॉटमेंट में जब कॉल इन एडवांस आया
तो कंपनी ने कॉल इन एडवांस को क्या दिखाया, अपनी लायबिलिटी ये दिखा दिया। पर कंपनी ने क्योंकि अभी तक फर्स्ट कॉल मांगी नहीं है बेटा, तो इसलिए कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए लायबिलिटी तो रहा, पर ये आगे कभी कॉल्स में एडजस्ट नहीं हो पाया। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें कॉल इन एडवांस कहाँ रिसीव हुआ था, एप्लीकेशन में। अलॉटमेंट का पैसा भी एप्लीकेशन में आया, फर्स्ट कॉल का भी एप्लीकेशन में आया, रीना के द्वारा। तो कॉल इन एडवांस को हमने क्या दिखाया, अपनी लायबिलिटीज, बट फर्स्ट अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल के रिसीव में हमने उसी कॉल इन एडवांस को एडजस्ट भी कर दिया था, है ना, अपनी लायबिलिटी को कम भी कर दिया था कॉल इन एडवांस की। पर यहाँ पर कॉल इन एडवांस पैदा तो हुआ है, रिसीव तो हो गया है, पर आपको इसे एडजस्ट करने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट कॉल नहीं करी है। तो इसलिए ये जो कॉल इन एडवांस है ना, स्टिल अभी भी लायबिलिटी है और इससे लायबिलिटी दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आप कॉल इन एडवांस को बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखाएंगे। और मेरे बच्चे में बता दो, शेयर होल्डर फंड तो आपने चलो एक्सप्लेन कर दिया, ये तो कर ही रहे हो आप। इसके बाद ना टेक्निकली सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है नॉन करंट लायबिलिटीज। ऐसी लायबिलिटीज बेटा जिनको हम सेटल्ड करेंगे बियॉन्ड 12 मंथ के आगे जाकर, है ना। यानी किसी लायबिलिटी को अगर हम 1 साल से ऊपर जाकर सेटल्ड करेंगे, मान लो हमने लोन लिया है, डिवेंचर से पैसा लिया है। डिवेंचर हम आगे पढ़ेंगे बेटा, जब हम जनता से लोन उठाते हैं तो उसे डिवेंचर कहते हैं, बैंक से लोन लेते हैं तो उसे बैंक लोन कहते हैं। अब मान लो हमने लोन लिया है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का, तो हम उन्हें सेटल करेंगे 1 साल से अधिक समय में। तो वो लाइबिलिटीज हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं। बट एक हमारी लाइबिलिटीज होती है करंट लाइबिलिटीज, उनका सीरियल नंबर यहाँ पर होता है 3rd, ठीक है। पर क्योंकि हमारे पास एनसीएल नहीं है, तो मैंने सेकंड को एलिमिनेट कर कर यहाँ पर थर्ड को ही सेकंड बना दिया, यानी करंट लायबिलिटी। क्योंकि करंट लायबिलिटी के अंदर ही कॉल इन एडवांस आता है। तो करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जिनको आप 12 महीने के अंदर, यानी 1 साल के अंदर, यानी अपनी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। ऑपरेटिंग साइकिल पता है किसे बोलते हैं, सामान खरीदने से लेके सामान बेचने तक की साइकिल जो होती है बेटा, उसे ऑपरेटिंग साइकिल यानी धंधे की साइकिल कहते हैं। तो उस धंधे की साइकिल के अंदर अगर आप अपनी लायबिलिटी को सेटल कर पा रहे हो, यानी 1 साल के अंदर, जनरली ऑपरेटिंग साइकिल हमारे सिलेबस में 1 साल का होता है बेटा। यानी हम ये मानते हैं कि सामान खरीदने से लेकर सामान बेचने तक हमें 1 साल का समय लग जाता है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे करंट लायबिलिटी का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल होता है। अगर 1 साल के अंदर हम किसी लायबिलिटी को सेटल कर पा रहे हैं तो हम उसे करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो ये जो कॉल इन एडवांस है बेटा, इसको हम करंट लायबिलिटी ही बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल को कॉल करने में अब हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 महीने 2 महीने के अंदर हम ये कॉल कर देंगे। तो इसलिए बेटा ये जो हमारी लायबिलिटी है कॉल इन एडवांस की, करंट लायबिलिटी है। अब बताइए कॉल इन एडवांस कितना मिला था रिया से, 40,000 रुपए का। तो देखो मैंने इसको अपनी लायबिलिटी दिखा दिया, पर पिछले क्वेश्चन में नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने कॉल इन एडवांस नाम की लायबिलिटी को आगे की कॉल्स में एडजस्ट भी करा था, क्योंकि आगे की कॉल्स हमने मंगाई थी। तो जब हमने बैलेंस शीट मंगाई, बैलेंस शीट बनाई थी बेटा, तो हमने कॉल इन एडवांस को देखो कहीं बैलेंस शीट में शो ही नहीं किया। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से एग्जाम में ध्यान से, बोलते हैं ना कि कंसिडरेशन में लेते हुए चलनी है, कि कब मैं कॉल इन एडवांस को बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, कब नहीं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बोलो बात समझ में आ गई, यस, ठीक है। तो इसी के साथ ना बेटा मेरा आज का लेक्चर होता है खत्म। और आप चाहें तो कॉल इन एडवांस को मेरे बच्चे नोट डाउन कर सकते हो, ये नोट है इसका, और ये क्वेश्चन है, ठीक है। नोट को कॉपी कर लेना, ठीक है। और ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये है इसका जर्नल एंट्री, आप इसकी जर्नल एंट्री कॉपी कर लेना, ठीक है। और इसके साथ मेरे बच्चे आपके पास बैलेंस शीट है, तो आप बैलेंस शीट को भी कॉपी कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जो मैंने आज की क्लास में आपको कराया था, ये भी आप कॉपी कर लेना। और ये इसका आंसर है, तो इसके आंसर को भी कॉपी कर लेना। ये इसकी बैलेंस शीट है बेटा, मेक श्योर बैलेंस शीट आप बिल्कुल सही सही इसकी बनाएं, गलत ना करें, ठीक है। हर क्वेश्चन में बेटा मैं बैलेंस शीट इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि बच्चे ना बैलेंस शीट की प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं, तो इससे ना हमारी बैलेंस शीट की भी प्रैक्टिस हो रही है। इससे ना थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलता है, क्योंकि हम बार बार बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो ना कहीं सिस्टम में फीड हो जाता है। हमें बैलेंस शीट ऐसे बनानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ना एक स्पेशल क्वेश्चन आता है जहां पर क्या बनानी होती है, बैलेंस शीट। तो अगर आपको बैलेंस शीट बनाने आती है शेयर कैपिटल के कंटेक्स्ट में, कि शेयर कैपिटल को कैसे शो किया जाता है बैलेंस शीट में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 से लेके 4 मार्क्स तक का आता है, जहाँ पे कभी कभी सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाता है। इसलिए बेटा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि क्वेश्चन के साथ साथ ना बैलेंस शीट भी आपके फैमिलियर होते रहे, इसलिए हर क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट भी बना रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ बेटा मैं आज का अपना लेक्चर करता हूँ खत्म, ठीक है।
और नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं डिस्कस करूंगा हाइब्रिड क्वेश्चन। बेटा हाइब्रिड का मतलब क्या है कि हम एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे कॉलिन एरियर भी होगा सेम और कॉलिन एडवांस भी होगा। तो हमें एक ही क्वेश्चन में कॉलिन एरियर का भी ट्रीटमेंट करना है और कॉलिन एडवांस का भी ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, जिससे कि हमारे कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए कॉलिन एरियर एंड कॉलिन एडवांस में। तो देखो कॉलिन एरियर आपने सेपरेटली पढ़ लिया, कॉलिन एडवांस सेपरेटली पढ़ लिया। अब हम इन दोनों को ना एक साथ पढ़ेंगे। अब एक आगे जाकर क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ कॉलिन एरियर भी होगा और कॉलिन एडवांस भी होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर बेटा हम यहीं पे अपना ओवर करते हैं। आई होप सो कि आपको बेटा ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। और आप हो सके तो बेटा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में, क्लासमेट्स के बीच में। आप इस चैनल को बोलते हैं कि शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मेरी बात आपको समझ में आती है तो, ठीक है। तो मिलता हूँ बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सही होना।